हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज हम ग्रुप थ्योरी में एक थ्योरम कवर करने वाले हैं। एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। उससे पहले अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। सबसे पहले मैं आपको थ्योरम रीड कर देती हूँ। प्रूव डेट एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज साइक्लिक। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब भी हमको कोई थ्योरम प्रूव करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका गिवन पार्ट देखते हैं और हम प्रूफ पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो गिवन में अगर हम देखते हैं तो हमको दिखता है कि G इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 और उसको हमको प्रूव करना है साइक्लिक। तो G इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, तो मतलब हमको एक G दिया हुआ है जो कि क्या है, ग्रुप है। और हमको ये भी बताया गया है ये जो G है उसकी ऑर्डर क्या है, 3 है। उसकी ऑर्डर क्या है, 3 है। तो दो चीज़ दी हुई है। अब जैसे ही आपने गिवन पार्ट लिखा तो उसमें जो टर्मोलॉजीज या जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उनकी डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टी आपको रिकॉल होनी चाहिए। तो देखिए जैसे कि हमने देखा कि ये G ग्रुप है। G ग्रुप है, इसका मतलब है कि G के जितने भी एलिमेंट होंगे वो 4 प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे होंगे, जो कि क्या है, ग्रुप की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है। अब ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ G की डेफिनेशन होल्ड है। ऑर्डर ऑफ G मतलब क्या होता है कि जितने एलिमेंट G के अंदर होते हैं वही उसकी ऑर्डर होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन G इज द ऑर्डर ऑफ G, ग्रुप G। ठीक है, तो G की अगर ऑर्डर 3 है तो यहाँ से हमको समझ में आता है G के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे। G के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। तो ये गिवन पार्ट से हमको ये दो चीज़ समझ में आ गई और ये गिवन पार्ट हमको समझ में आ गया। अब टू प्रूफ पार्ट में क्या होता है, टू प्रूफ पार्ट में जो हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है कि जो ये G था जिसकी ऑर्डर 3 थी, हमको प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक है। तो हमको प्रूफ करना है ये जो G है वो कैसा है, साइक्लिक है। अब साइक्लिक हमको प्रूफ तो करना है। अब जैसे ही हमको साइक्लिक वर्ड दिखाई दिया वैसे ही हमको साइक्लिक की डेफिनेशन रिकॉल होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी रिकॉल होनी चाहिए। तो डेफिनेशन अगर हम साइक्लिक की बात करते हैं तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ, बहुत अच्छे से समझाया हुआ, विथ एवरी एग्जाम्पल आपको ये चीज़ समझाई हुई है। तो उसकी लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बट मैं यहाँ आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देती हूँ साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो सिंगल जनरेटर से जनरेट होते हैं। अब कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये देखने के लिए आप उस लेक्चर को रिफ़र कर सकते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो सिंगल जनरेटर से जनरेट होते हैं। अब हम मान लेते हैं ये जो G का जनरेटर है वो क्या है, A है। इस तरीके से जनरेटर को डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सिंगल जनरेटर A हो गया। अब एक और चीज़ हमको इस साइक्लिक ग्रुप के बारे में पता है कि जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरेटर की इंटीग्रल पावर में शो किए जा सकते हैं। इसका मतलब है G के एलिमेंट A की पावर 0, A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से शो किए जा सकते हैं। जनरेटर क्या था, A, और A की इंटीग्रल पावर में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो शो किए जा सकते हैं। अब आपको अगर ये जानना है कि ये सिंगल जनरेटर की पावर में ही कैसे सारे एलिमेंट शो किए जा सकते हैं ना, क्योंकि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी साइक्लिक होता है हमारा। ठीक है, और बहुत सारे अबेलियन ग्रुप्स हमारे क्या हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो फिर वो कैसे हम सिर्फ उसको सिंगल जनरेटर की पावर में दिखा सकते हैं, तो ये देखना अगर आपको है विद एग्जाम्पल तो आप फिर से उसी लेक्चर को रिफ़र करिए तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से हमको समझ में आता है साइक्लिक ग्रुप की दो चीज़, सिंगल जनरेटर और दूसरी चीज़ इंटीग्रल पावर ऑफ जनरेटर में उसके एलिमेंट शो किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ, है ना। तो अब प्रूफ में हमको क्या दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ 3 क्या दिया, ऑर्डर ऑफ G हमको क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। अगर ऑर्डर ऑफ G 3 है तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट बिसाइड E इन G। मतलब कहने का मतलब क्या है, G अगर ग्रुप है तो उसके पास पहला एलिमेंट तो आइडेंटिटी होना कंपलसरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के कारण। और बाकी बचे, अब ऑर्डर 3 है इसका मतलब 3 एलिमेंट होंगे, तो बाकी कोई 2 डिफरेंट एलिमेंट, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट G के पास होना कंपलसरी है, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 3 एलिमेंट तो होने चाहिए डिस्टिंक्ट। एक आइडेंटिटी ने बुक कर ली अपनी सीट, बचे 2।
ठीक है। तो इस कारण से हमने मान लिया जी के अंदर ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब जी के अंदर 3 एलिमेंट है, तो अब देखते हैं, अब हमको साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है ना। साइक्लिक प्रूफ करना है, इसका मतलब है हमको दिखाना है कि ये जितने भी एलिमेंट है, ये जो 3 एलिमेंट है, ये तीनों जनरेटर की इंटीग्रल पावर में शो किए जा सकते हैं। ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ से आपको समझ में पिक्चर क्लियर हो गई होगी, अब प्रूफ क्या करना है हमको, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 2 एलिमेंट थे, एक ए एंड एक बी एलिमेंट, दोनों जी के एलिमेंट है। और जी क्या है हमारा, ग्रुप है। जी क्या है हमारा, ग्रुप है। ग्रुप है तो अपनी कौन सी प्रॉपर्टी, अपनी तीसरी प्रॉपर्टी जो कि क्या, सॉरी, अपनी पहली प्रॉपर्टी जो कि क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको होल्ड करा रहा होगा, ठीक है। ग्रुप है तो अपनी चारों प्रॉपर्टी को होल्ड कराएगा, इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी को भी होल्ड कराएगा जो कि क्या है, क्लोजर की प्रॉपर्टी। अब क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे कि अगर कोई भी दो एलिमेंट अगर जी के हैं तो उनका ऑपरेशन भी जी के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा 2 एलिमेंट जी के हैं तो उनका ऑपरेशन भी जी के अंदर आएगा, ठीक है। अब ए भी तो जी के अंदर आना कंपलसरी हो गया क्योंकि जी हमको दिया हुआ है, ग्रुप है। बट हमने तो ये एलिमेंट लिए हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई एक तो ए बी के बराबर होगा ही होगा। अब हमारा काम है कि हमको देखना है कि इनमें से कौन सा, ये इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट जो कि ए बी के बराबर है, क्योंकि अगर ए बी नहीं हुआ तो ग्रुप नहीं होगा। तो ग्रुप तो है, ये तो सिंपल स्वाभाविक बात है, हमको गिवन है, ठीक है। ग्रुप है इसका मतलब ए बी तो होगा इनमें से कोई एक। तो देख लेते हैं कौन कौन हो सकता है। तो ए बी होने के लिए 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास, ए बी या तो ई के बराबर हो सकते हैं, ए बी या तो ए के बराबर हो सकते हैं, ए बी या तो बी के बराबर हो सकता है, ठीक है। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। मान लेते हैं कि ए बी ए के बराबर है। अब चेक करते हैं है कि नहीं है। तो अगर ए बी ए के बराबर है तो हम ए बी इज इक्वल टू में ए है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू में ए इंटू ई। ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट कराते हैं ग्रुप के तो आंसर वही एलिमेंट आता है, या कोई भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हैं तो आंसर वही का वही आ जाता है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। तो इस कारण से अगर यहाँ पे ये ए लिखा है तो हम इसको ई ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए ई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस कारण से हमने इसको ए ई लिख लिया। अब जैसे ही हमने इसको ए ई लिखा, आप देख सकते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ग्रुप राइट कैंसिलेशन एंड लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड करता है, ठीक है, ग्रुप के एलिमेंट। तो हमने यहाँ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हमने क्या कर दिया, ए को काट दिया। अब ए काट दिया तो बचा क्या, b इज इक्वल टू में ई, बचा क्या हमारे पास, b इज इक्वल टू में ई। तो इस कारण से हमको मिल गया b इज इक्वल टू में ई। अब b e के बराबर है, यहाँ से हमको ये चीज़ मिली, जब भी a b a के बराबर है, जब भी a b a के बराबर है तब b किसके बराबर आएगा, e के बराबर आएगा। बट क्या अगर हम इस कंडीशन को लेते हैं तो क्या b e के बराबर हो सकता है, क्या b e के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ऑर्डर 3 है और ये तीनों के तीनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। इसका मतलब है तीनों के तीनों विभिन्न है, इसका मतलब है कि तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यहाँ तो हमने लेके चले थे तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं, बट जब भी हम ए बी इज इक्वल टू ए ले रहे हैं तब तक हमको बी इज इक्वल टू ई मिल रहा है। इसका मतलब है ये कॉन्ट्राडिक्शन है किसका, हमारी हाइपोथेसिस का। हमारी हाइपोथेसिस क्या है, ई इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ e इज़ नॉट इक्वल टू b है, ये है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, e इज़ नॉट इक्वल टू b है यहाँ पे, है ना, e इज़ नॉट इक्वल टू b है ना, क्योंकि यहाँ इस वाले हाइपोथेसिस के कारण e b के बराबर नहीं है। इस कारण से ये जो कंडीशन है वो हमारी कैसी है, कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन। तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, इसका मतलब है ए बी किसके बराबर है, ए के बराबर नहीं है, ए बी ए के बराबर नहीं है। अब मान लेते हैं कि अब दूसरी पॉसिबिलिटी की ए बी बी के बराबर है। अगर ए बी बी के बराबर है तो हम इसको अगेन लिख सकते हैं ई इंटू बी, ठीक है ना। अगेन हमको अब राइट कैंसिलेशन लॉ से हमारा क्या हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा ए इज इक्वल टू ई। बट अगेन ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है किसका, हमारी हाइपोथेसिस का, जो कि कहती है कि ई ए के बराबर नहीं हो सकता। यही सेम चीज़, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो ई ए के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर ई ए के बराबर नहीं हो सकता इसका मतलब है कि ए बी कभी भी बी के बराबर नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची ये वाली की, जो कि क्या कहती है, ए बी इज इक्वल टू ई के बराबर है, और इसको बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आगे हमको कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिल रहा है, तो हमको पता
पता चल गया कि ए बी ई के बराबर है। इसका मतलब है ये जो हमने माना था, ये जो जी हमने माना था, ये एक ग्रुप है, क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करा रहा है, आइडेंटिटी है ही सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी हमने ए बी पे देखी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमको सब में चेक करनी है। अब ए का ए के साथ भी, अगर देखो ए एक जी का एलिमेंट है तो ये ए भी जी का एलिमेंट है, दो एलिमेंट लेने थे, दोनों एलिमेंट हमने सेम ले लिए, तो इन दोनों का ऑपरेशन भी जी का एलिमेंट होना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमसे कहती है। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर कैसा होना चाहिए, जी का एलिमेंट होना चाहिए। अब ए स्क्वायर जी का एलिमेंट है, इसका मतलब ए स्क्वायर इनमें से कोई एक होगा, ए स्क्वायर इनमें से कोई एक होगा। तो देख लेते हैं ए स्क्वायर किन के बराबर है। तो ए स्क्वायर के पास भी तीन पॉसिबिलिटी, या तो वो ई के बराबर हो जाए, या ए के बराबर हो जाए, या वो बी के बराबर हो जाए। एक एक करके देख लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमने ई मान लिया। जब भी हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई मानते हैं तो अभी हमने पुराना ये जो प्रूफ किया, यहाँ जो प्रूफ किया वो क्या प्रूफ किया कि ए बी किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है तो हम उसको लिख सकते हैं ए इज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, लिख सकते हैं पुराने वाले उससे कि पुराना हमको क्या करा था, ए बी इज इक्वल टू ई, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी। ठीक है, हमको मिल गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी। ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए, और ये इसको हम बी ए भी लिख सकते हैं। अब अगेन ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए हट जाता है और यहाँ से हमको मिल जाएगा ए इज इक्वल टू बी। क्या ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन है किसका, हमारी इस का, कि इनमें से एक भी एलिमेंट, सभी एलिमेंट कैसे डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब है इनमें से एक भी एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो अगेन हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन मिला, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर कभी भी ई के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब जब होगा तो ये कंडीशन आएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमको आया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई हो जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर ई के बराबर नहीं होगा तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी कैसी हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब क्या ए स्क्वायर ए के बराबर हो पाएगा। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, और इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ई। अब अगेन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कट गया और यहाँ से हमको मिल गया ए इज इक्वल टू ई। तो क्या कभी ए ई के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो कभी भी ए ई के बराबर नहीं हो सकता। अब ए क्या है, ई के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर भी कभी ए के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जब जब ए स्क्वायर ए के बराबर है तब तब ए इज इक्वल टू ई आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी भी हट जाती है, ए स्क्वायर ई के बराबर ए के बराबर नहीं है। तो हमारे पास एक लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है कि ए स्क्वायर बी के बराबर हो सकता है, ए स्क्वायर बी के बराबर हो सकता है। तो कोई दो एलिमेंट का प्रोडक्ट किया हमने, तो वो दोबारा से या ऑपरेशन लगाया हमने, तो वो बी के बराबर आ गया, ये पॉसिबिलिटी है। तो हमको पता चल गया कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है ना। तो अब जो ये जो तीन एलिमेंट थे जी के ई ए बी, तो अब इनमें से हम इसको क्या लिख सकते हैं, जी के एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ई को ई लिख लेते हैं, ए को ए लिख लेते हैं, और ये जो बी है इस बी को हम क्या लिख सकते हैं, अब ए स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो ए स्क्वायर है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो इस कारण से हम इस तरीके से लिख पा रहे हैं। ठीक है, अभी ये दो एलिमेंट तो इंटीग्रल पावर में लिखा गए, एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर में ये दो एलिमेंट तो लिखा गए। अब ई को भी देख लेते हैं, क्या हम उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब ए क्यूब कर रहे हैं हम, ए की पावर 3 कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उसको लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर है। ए स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ बी के बराबर है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब ए बी किसके बराबर था, ई के बराबर था। ए बी किसके बराबर था, ई के बराबर था, ये हमने अभी पहले इस स्लाइड में देखा था। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि ए क्यूब किसके बराबर है, ई के बराबर है। यहाँ से हमको पता चलता है कि ए क्यूब किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जी के जो एलिमेंट है उनको हम कैसे लिख सकते हैं, जी के एलिमेंट क्या थे, ई ए एंड बी था।
ठीक है। तो यहाँ जो हमने पाया ई को हम लिख सकते हैं ए की पावर 3, ए को ए लिखेंगे, बी को हम ए की पावर 2 लिखेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो जी के एलिमेंट थे उनको हमने इंटीग्रल पावर ऑफ ए लिख लिया। इसका मतलब है एक एलिमेंट की इंटीग्रल पावर में लिख लिया। इसका मतलब है कि जो ये ए है वो हमारा क्या बन जाता है, जनरेटर बन जाता है, और जी क्या बन जाता है हमारा यहाँ पे साइक्लिक बन जाता है। तो यहाँ से हमारा लेक्चर ख़त्म होता है और यह प्रूफ भी एंड हो जाता है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। थैंक यू क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप होते हैं उनके जो सब ग्रुप होते हैं वो भी क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो थैंक यू फॉर